अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट जेआरएफ और दीगर तमाम एग्ज़ाम जैसे कि यूजी, पीजी, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आज का हमारा टॉपिक होगा नावल। नावल अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसके माने हैं नए के। और अंग्रेज़ी में किस्सा निगारी को ये नाम इसलिए दिया गया कि उसका अंदाज़ पुरानी दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया था। नावल उस नसरी सिन्फ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो ज़िंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करता हो। नावल का फ़न दरअसल माशरती या इनफरादी ज़िंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फ़न है। नावल नवीस अपने फ़िक्र ख़याल से एक नई हकीकत को खुल्क करता है जो दरअसल ज़िंदगी की हकीकत से माखूज़ है। नावल के अज्ज़ाए तरकीबी में प्लाट यानी कहानी, किरदार, मुकालमा और नज़रे हयात पर बिलखुसूस ज़ोर दिया जाता है। इन अज्ज़ा में मंज़र निगारी को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन नावल के फ़न में बहुत तनूव है और ऐसे नावल भी लिखे गए हैं जिनमें रवायती अज्ज़ाए तरकीबी नहीं मिलते। प्लाट के एतबार से नेज़ मौजू और उसलूब के एतबार से नावलों की कई किस्में की गई हैं। 19वीं सदी ईस्वी के निसफ़े आखिर में हिंदुस्तान गैर मुल्की साम्राज्य के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, लेकिन मगरबी तालीम के असर से निसातुस्सानिया के आसार पैदा होने लगे थे। इस ज़माने में नज़ीर अहमद और उनके मुआसरीन के हाथों नावल का आगाज़ हुआ। उर्दू के इब्तदाई नावल किस्सों की शक्ल में मौजूद हुई और जिसका बुनियादी मकसद अखलाकी और माशरती इस्लाह था। नज़ीर अहमद के नावलों में मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त और फसाने मुब्तला खुसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। उनके इन तसानीफ़ में इस ज़माने की मौशरत का ज़िंदा मुआरका है। नज़ीर अहमद कामयाब किस्सा गो हैं और उनकी मुकालमा निगारी इम्तियाज़ी शान रखती है। रतन्ना शरसार ने यूँ तो कई नावल लिखे, लेकिन जो शोहरत फसाने आज़ाद को हासिल हुई उनके किसी दूसरे नावल के हिस्से में न आई। फसाने आज़ाद में उस ज़माने की लखनऊ की ज़वाल आमादा मुआशरत को पेश किया गया है, जिसके आखिरी चमक में बड़ी दिलकश है। सरसार को मुख्तलिफ तबकों की ज़ुबान और रोज़मर्रा पर ज़बरदस्त कुदरत हासिल थी और उनके अंदाज़े बयान में ज़राफ़त का अंसर भी नुमायाँ है। कुछ तो तवालत और कुछ फ़नी खसूसियात की वजह से फसाने आज़ाद को अक्सर दास्तान और नावल के बीच की कड़ी कहा जाता है। सरशार के हमअसरों में सज्जाद हुसैन, सरफराज हुसैन और अब्दुल हलीम शरर खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। शरर के तारीख़ी नावल बहुत मशहूर व मकबूल हुए और मोहम्मद हादी रुस्वा के नावलों में फ़न का गहरा एहसास है और उनके नावल उमराह जान अदा का शुमार उर्दू के बेहतरीन नावलों में होता है और उसे क्लासिकियत का दर्जा हासिल है। इसमें एक मासूम लड़की की ज़िंदगी को जो हालात की ज़िद में आकर तवाइफ बन जाती है, लखनऊ माशरत की जीती जागती तस्वीरों के साथ इस तरह पेश किया गया है कि फ़न का एक लाजवाल कारनामा सामने आ गया। रुस्वा के बाद प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं, जिन्होंने न सिर्फ शहरी ज़िंदगी के कामयाब मुआरके पेश किए बल्कि हिंदुस्तान के देहात की भी भरपूर तर्जुमानी की। प्रेमचंद के मुतअद्दिद नावलों में गौदान शाहकार का दर्जा रखता है और उर्दू का बेहतरीन नावल कहलाए जाने का मुस्तहिक है। प्रेमचंद के बाद काजी अब्दुल गफ्फार, अज़ीज़ अहमद, असमत चुगताई, उपेंद्र नाथ अश्क, ख्वाजा अहमद अब्बास और सालेहा आबिद हुसैन ने भी कई नावल लिखे। राजेंद्र सिंह बेदी के नावल एक चादर मैली सी को फ़नी एतबार से कदर मंज़लत की निगाह से देखा जाता है। कृष्णचंद ने भी बहुत से नावल लिखे। अज़ीज़ अहमद, खदीजा मस्तूर, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, काजी अब्दुल सत्तार,
اور انتظار حسین کے ناول جدید عہد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اردو میں فنی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے ناولوں کی تعداد کم ہے، تاہم نئے سماجی تقاضوں کی وجہ سے ناول کی طرف خاصی توجہ کی جا رہی ہے۔ اب ناول سے ریلیٹڈ ہم کچھ امپورٹنٹ فیکٹ دیکھتے ہیں۔ جیسے ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نیا کے۔ اردو میں ناول انگریزی ادب کے راستے سے آیا ہے۔ ناول کے عہد جدید کو رزمیہ کہا جاتا ہے۔ ناول کو ایک جیبی نگار خانہ بھی بولا جاتا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں پاکٹ تھیٹر۔ ناول وہ نثری قصہ ہوتا ہے جس میں ہماری زندگی کی ہو تصویر پیش کی جاتی ہے۔ علی گڑھ تحریک کے دوران اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا تھا۔ پروفیسر پیکر نے ناول کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری بتایا ہے۔ پہلا قصہ ہو، دوسرا وہ قصہ نثر میں ہو، تیسرا ہے اور وہ قصہ زندگی سے جڑا ہوا ہو، اور چوتھا ہو مربوط ہو۔ ناول کے اجزائے ترکیبی: پہلا ہے قصہ، دوسرا ہے پلاٹ، تیسرا ہے کردار نگاری، اور چوتھا ہے مکالمہ نگاری، اور پانچواں ہے منظر کشی، اور چھٹا ہے نقطۂ نظر۔ اور نقطۂ نظر جو ہوتا ہے وہ انسان خود کا کرتا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نقطہ چینی، یہ دوسروں پہ کیا جاتا ہے، لیکن نقطۂ نظر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناول میں جو کہانی قصہ ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے۔ ناول کا پلاٹ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی ہوتا ہے۔ ناول میں شروع سے آخر تک ایک ہی کردار ہوتا ہے، اور ناول میں زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ ناول حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اب ناول کا آغاز و ارتقا دیکھتے ہیں۔ اردو میں ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا، اور ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار مانے جاتے ہیں۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کے مرات العروض کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ 1869 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اب ہم لوگ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد۔ مولوی نذیر احمد کی پیدائش 1830 عیسوی یا کہیں کہیں 1836 بھی دیا رہتا ہے، اور وفات ہے ان کی 1912 یا 13 میں۔ نذیر احمد بجنور کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ علم کا شوق انہیں بچپن میں دلی لے آیا۔ یہاں انہوں نے عربی فارسی کے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1857 کے بعد نذیر احمد کی تقدیر کا ستارہ اور بھی چمکا۔ انگریزی حکومت نے انہیں حسن خدمت کے صلے میں اسکولوں کا ڈپٹی انسپکٹر مقرر کر دیا۔ جب نذیر احمد کے بچے بڑے ہوئے تو ان کی تعلیم کے لیے انہوں نے بعض انگریزی ناولوں کے خیالات اور پلاٹ کو اپنے رنگ میں ڈھال کر کچھ قصے لکھے۔ ان میں سب سے پہلی کتاب مرات العروض 1869 ہے۔ ان کتابوں سے اردو میں ناول کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ نذیر احمد نے دنیاوی ترقی کی منزلیں جلد طے کر لیں۔ 1877 میں جب وہ ڈپٹی کلکٹر تھے تو ان کو نظام حیدرآباد نے بہت بڑی تنخواہ پر اپنے یہاں مقرر کر لیا۔ زندگی کے آخری دن انہوں نے دلی میں بڑے آرام سے گزارے۔ نذیر احمد کو دلی کی زبان پر غیر معمولی قدرت تھی۔ ان کے ناولوں میں اردو کا وہ رنگ روپ نظر آتا ہے جو آگے چل کر واقعہ نگاری کی بنیاد بنا، یعنی وہ اپنے کرداروں کے مزاج اور رتبے کے اعتبار سے زبان استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو عام طور پر ان کی زبان غیر پیچیدہ اور رواں ہوتی ہے، جملے چھوٹے ہوتے ہیں اور بات جلد آگے بڑھتی ہے۔ تو اب نذیر احمد سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ فیکٹ دیکھتے ہیں۔ جیسے ان کا نام ہے نذیر احمد، پیدائش ہے ان کی 1830 یا کہیں کہیں 36 بھی دیا رہتا ہے، اور ضلع ہے بجنور۔ وفات ان کی 1912 یا 13 میں بتائی گئی ہے، اور وفات جو ان کی ہوتی ہے دہلی میں ہوتی ہے اور فالج کے حملے سے۔ والد کا نام ہے سعادت علی خاں، اور استاد ہیں ان کے ڈپٹی نصیر اللہ، امام بخش صہبائی، ماسٹر رام چند، مولوی عبدالحق۔ انہوں نے اپنی تعلیم مولوی عبدالخالق سے زیادہ لی ہے، اور ان سے یہ اورنگ آباد میں پڑھا کرتے تھے۔
वहाँ पे एक मस्जिद थी, उसमें ये पढ़ा करते थे। डिप्टी नज़ीर अहमद मौलवी अब्दुल खालिक के घर का काम भी किया करते थे। डिप्टी नज़ीर अहमद हाफिज़ कुरान भी थे। डिप्टी नज़ीर अहमद का काम था मोहल्ले से खाना मांग कर लाना। डिप्टी नज़ीर अहमद की शादी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती और मौलवी अब्दुल कादिर की बेटी सफ़ियतुन्निसा बेगम से दिल्ली में हुई थी। सफ़ियतुन्निसा बेगम नज़ीर अहमद से सेर दो सेर मसाले पिसवाती थीं और दरमियान में नज़ीर के हाथ रुकने पर उन्हें बट्टे से उंगलियों पर मारती थीं। 1845 में नज़ीर अहमद वहाँ से दिल्ली आ गए और दिल्ली कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। दिल्ली कॉलेज में उनके हम जमात मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी ज़काउल्ला 1897 में बरतानिया हुकूमत की तरफ से डिप्टी नज़ीर अहमद को खान बहादुर और शमसुल उलमा का खिताब मिला। डिप्टी नज़ीर अहमद ने औरंगाबाद के वक्त को अपना सबसे बदतरीन वक्त बताया है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने ही तालीम निस्वां को सबसे पहले अपना मौजू बनाया है। नज़ीर अहमद के किरदार इसमें बामुसम्मा होते हैं। अब इनके कुछ अदबी खिदमात हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे इनका पहला नावल है मरातुल उरूस, 1869 ईस्वी में लिखा गया है और इस नावल को डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी बड़ी बेटी के जहेज़ में दिया था। दूसरा है बनातुल नाश, 1872 ईस्वी में। तीसरा है तौबतुन नसूह, 1874 में। चौथा है फसाने मुब्तला, 1885 में। और पाँचवा है इब्नुल वक्त, 1888 में। और छठा है अय्यामा, 1891 में। और सातवां है रोयाए सादिका, यह 1894 में। और यह डिप्टी नज़ीर अहमद के आखिरी नावल है। नेक्स्ट है नज़ीर अहमद के दीगर तख्लीक़ात। पहला है ताज़ीरात हिंद, 1860 ईस्वी, अंग्रेज़ी किताब इंडियन कोड का उर्दू तर्जुमा है। दूसरा है मुंतखिबुल हकायात, यह 1863 ईस्वी में लिखा गया है। तीसरा है रस्मुल ख़त, यह 1869 में उर्दू फ़ारसी कवायद पर मुबनी है। चौथा है चंदोपंद, यह 1871 में, यह अपने बेटे बशीर की इस्लाह के लिए लिखे थे। और चौथा है उम्महातुल उम्मा, 1908 ईस्वी में। और छठा है मजमुए बेनज़ीर, 1909 में, यह उर्दू अरबी नज़मों का मजमुआ है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल 44 लेक्चर दिए हैं और दिल्ली कॉलेज में उनका मौजू अरबी था। अब तौबतुन नसूह उनका जो नावल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तौबतुन नसूह नावल 1874 में लिखा गया था और ये नावल 12 फसलों में बटा हुआ है और ये एक इस्लाही नावल है और इस नावल का तारुफ मालिक राम ने लिखा है। तौबतुन नसूह किताब का नाम कुरान मजीद से लिया गया है और ये नावल द फैमिली स्ट्रक्चर से अखज़ किया गया है और उसके राइटर मगरबी अदब के हैं, डेनियल डेफो हैं। अब किरदार हैं इनके नसूह, ये खान का सरबराह होता है, ख़ानदान का सरबराह होता है और कलीम का बाप होता है। फहमीदा ये नसूह की बीवी है और कलीम सलीम अलीम की माँ है। कलीम इनका बड़ा बेटा होता है और अलीम जो है वो मंझला बेटा होता है और सलीम नसूह का छोटा बेटा होता है। नईमा नसूह की बड़ी बेटी है, हमीदा नसूह की मंझली बेटी है और नसूह से बगावत उसका बड़ा बेटा कलीम अपने दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के कहने पर करता है। सालिहा कलीम की खालाजाद बहन है और नईमा की सहेली है। फितरत कलीम के करीबी हैं। तो इस तरह से आज हमारा ये डिप्टी नज़ीर अहमद का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।